बच्चों, कभी आपने गौर किया है कि आपके घर की शरबत और मेरे घर की शरबत का टेस्ट बहुत अलग अलग हो सकता है। इसका रीजन जानना चाहते हो, ऐसा क्यों? लेकिन इसके साथ एक और बात समझो कि आपके घर का जो गोल्ड है, सोना, और मेरे घर का जो गोल्ड है ना, उन दोनों का मार्केट वैल्यू सेम होता है, बट शरबत अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरबत जो है वो एक मिक्सचर है, मिक्स किया हुआ है उसमें कई चीजें, जैसे कि पानी मिक्स कर दिया आपने, चीनी मिक्स कर दिया, नींबू आपने वहां पे मिक्स कर दिया है, कुछ और फ्लेवर है तो वो भी आपने मिक्स कर दिया होगा। तो ये जो सारी चीजों को मिक्स करके एक चीज बनाया है ना आपने, इसको बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर होता क्या है कि जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को लेके आप क्या करते हो, किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में आप जब उसको मिक्स कर देते हो ना, तो ये चीज क्या बन जाती है? मिक्सचर। और इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर केवल मिक्सचर और उसके सेपरेशन के बारे में हो रहा होगा। ये लेक्चर एक डिटेल्ड वन शॉट है जिसमें कि सारी चीजें, एक एक टॉपिक को, एक एक एक्टिविटी को ना एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग लेंगे और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर रहे होंगे। कुछ और चीजें जो कि यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम लोग को बताया गया होगा, ये भी हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा ये वन शॉट यहाँ पे कंप्लीट होगा। आप देख पा रहे होंगे कि कई चीजें हमने, सारे के सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो और इसका अगला एक जो वन शॉट आएगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे मिक्सचर होता क्या है, पहले इसको समझते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हुआ हो और किसी भी रेशियो में इसको हमने लिया हो स्वादानुसार। ओके, जैसे शरबत वाला एग्जांपल याद करो, वहां पे क्या होता था कि हम अपने हिसाब से शुगर वहां पे लेते हैं। हमको पता है कि हमको कितना शुगर वहां पे चाहिए, हमको पता है वहां पे कितना रसना चाहिए हमको, और भी हमको अगर अलग फ्लेवर मिलाना है तो वो मेरे हिसाब से हो रहा है। और इसका कोई नियम फिक्स नहीं है ना, कोई रेशियो फिक्स नहीं है कि नहीं ये 1:2 में होना चाहिए, 3:5 में होना चाहिए, कुछ फिक्स नहीं है। तो ऐसी चीजें जब बनती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब इसको लिख लेते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि when two or more substances combine together, mix together in any ratio, they form mixture। अब ये मिक्सचर होते कितने टाइप के हैं? तो देखो, मिक्सचर होते हैं यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ना, इसको भी समझना कि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में देखो मैंने क्या लिख रखा है, लिख रहा है कि देखो लिखा हुआ है कि अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक शुगर लिया और वाटर, दोनों को कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, और मिक्स करके प्रॉपर्ली हमने चम्मच से मिक्स कर लिया। अब जब चम्मच से मिक्स करोगे ना, तो चीनी हर जगह पे इवनली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सर यहां इतना दूर का पानी मीठा लग रहा है और यहां का पानी मीठा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्मली, इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, या फिर हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सब जगह पे चीनी। तो हम ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है, तो कॉपी पेन निकालो और लिखते भी चलो साथ में। एक और पॉइंट मैंने लिख रखा है कि देखो, द कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी कैन नॉट सी देम सेपरेटली। हम यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है ना, जैसे चीनी के पार्टिकल्स है, तो ये सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पूरे बीकर में, ठीक है, पानी के साथ। और ये क्या हो रहा है, इसको तुम ना नेकेड आई से, मतलब ऐसे ही आंखों से नहीं देख पाओगे कि देखो ये चीनी तैर रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं देख पाओगे अगर तुमने प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया है तो। ऐसा एग्जांपल शुगर और वाटर ही नहीं, सॉल्ट और वाटर भी हो सकता है, विनेगर और कोई और ड्रिंक हो सकता है, सोडा हो सकता है, सोडा के साथ ना CO2 मिक्स होता है। तो ऐसे कई सारे मिक्सचर हो सकते हैं जो सब जगह पे उनकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म रहती है। ओके, और इसको तुम ना नेकेड आई से नहीं देख सकते हो कि उसके पार्टिकल्स देखो यहाँ पे तैर रहे हैं। तो यहाँ पे की फीचर्स इसके क्या क्या हो गए, देखो यहाँ पे लिख रखा है, देखो यहाँ पे लिख रखा है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो कि हम लोग डिस्कस भी किए हैं। अगला क्या बोला था हमने कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आईज। इतने छोटे इसके पार्टिकल्स मिक्स होके हो जाते हैं ना कि इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और एक बात बोला है कि डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है ना, इसको समझाता हूं, लेकिन समझ आना कि ये स्कैटरिंग शो नहीं करता। उसके बाद अगला क्या बोलता है कि कंपोनेंट डू नॉट सेटल डाउन। ऐसा नहीं होगा कि चीनी पानी तुमने मिक्स किया और थोड़ा देर रख दिया तो चीनी नीचे सेटल हो गया जैसे मड में होता है, ऐसा इसमें नहीं होगा।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। स्कैटरिंग को समझ लो, क्या होता है ना कि अगर एक मान लो डार्क रूम है, उस डार्क रूम में एक छोटा सा ओपनिंग है कहीं पे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक डार्क सा रूम है और एक छोटा सा ओपनिंग है, तो उससे दिखते हो लाइट ऐसे करके ना दिखती है हम लोग को आते हुए। अब ये लाइट कैसे दिख सकती है, तो देखो इसके अंदर ना पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे रूम में बहुत सारे क्या हो रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स से जब लाइट टकराती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन नहीं, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग की वजह से ना हमको रास्ता विजिबल हो जाता है। कभी आपने गौर किया होगा कि अंधेरा रूम है, कहीं से एक जगह से लाइट आ रही हो तो आपको उसका रास्ता विजिबल होता हुआ दिखता है, डस्ट पार्टिकल जैसे दिखते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये स्कैटरिंग शो करता है कि नहीं करता है, तो जवाब है कि नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने प्रॉपर्ली मिक्स हो गए हैं ना कि ये कभी भी स्कैटरिंग शो नहीं करेंगे। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक समझ में आ गई तो अब चलते हैं हेट्रोजीनियस पे। अब देखो हेट्रोजीनियस में क्या बोला हुआ है ना कि अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब समझते हो ना कि इनका जो है ना, इनके पार्टिकल्स कंपोनेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं सब जगह पे। जैसे एग्जांपल के लिए तुम यहाँ पे क्या ले लो कि सैंड ले लो और पानी ले लो, ठीक है, बालू और पानी ले लिया, तो देखोगे कि अगर तुमने उसको मिक्स भी कर दिया होता ना, तो थोड़ा देर छोड़ दोगे तो देखोगे कि सैंड जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब बताओ नीचे में तो ज्यादा डेंस हो गया सैंड और ऊपर में उसकी डेंसिटी है ही नहीं, मतलब लगभग सब नीचे बैठ गया है। तो इनका जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब डेंसिटी ऊपर का कम हो जाएगा, नीचे का ज्यादा हो जाएगा। तो इनकी प्रॉपर्टी हर जगह सेम नहीं होती। और भी एग्जांपल्स हैं जैसे ऑयल और वाटर का। अगर तुम पानी और तेल को मिक्स कर दो ना, तो तुम देखोगे कि थोड़ी देर के बाद तेल ऊपर तैरने लग जाएगा और पानी नीचे सेटल डाउन रहेगा। तो देख रहे हो, इनका ऊपर में खाली तेल है, नीचे खाली पानी है। तो हर जगह यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं है, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है चीजें। खाली ऊपर में तेल बच गया, नीचे खाली पानी बच गया। और भी चीजें होती है जैसे कि चॉक पाउडर ले लो और यहाँ पे क्या ले लो, पानी ले लो, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे ना चॉक पाउडर नीचे में जो है ना सब सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पे, और ऊपर में क्या बचेगा, लगभग खाली पानी ही बचेगा। तो ये भी क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसके भी कुछ की फीचर्स समझ लो। बोला हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन समझ रहे हो ना, मतलब कि उसके अंदर जो चीजें है ना वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, सब जगह सेम नहीं है। ओके, नीचे ज्यादा गाढ़ा हो गया, क्या बालू नीचे ज्यादा आ गया, ऊपर में क्या आ गया, बालू बिल्कुल नहीं है, इस तरीके की चीज। अगला क्या बोलता है ना कि पार्टिकल्स आर लार्ज एनफ टू सी। इनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे बालू हमको दिखाई पड़ता है, ऑयल हमको दिखाई पड़ता है, चॉक पाउडर हमको पानी के अंदर भी ना दिखाई पड़ता है। तो क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। और एक चीज बोला हुआ है कि ये ना स्कैटरिंग शो करते हैं। स्कैटरिंग याद आया, जो कि अंधेरे रूम में अगर मान लो थोड़ा सा डस्ट है तो लाइट जब आती है तो उसका रास्ता दिख रहा होता है कि देखो लाइट ऐसे आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, और यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या ये बात समझ में आ गई? और क्या बोलता है कि इसके जो कंपोनेंट होते हैं ना वो में सेटल डाउन हो सकते हैं, हो सकता है कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। एग्जाम्पल के लिए तुमने कौन सा लिया था, सैंड एंड वाटर लिया था, ऑयल इन वाटर लिया था, चॉक पाउडर लिया था तुमने, और दूध मिल्क जो होता है ना वो भी क्या होता है, एक उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, नीचे थोड़ा सेटल डाउन हो सकता है। ये सब कहलाते हैं हेट्रोजीनियस। और जो पहला वाला था जिसमें सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली मिक्स हो गया था, उनके पार्टिकल्स तुमको नहीं दिखाई दे रहे थे, इनको कहते थे हम लोग होमोजीनियस। होमोजीनियस एक हो गया हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में इन शॉर्ट में क्या बोल सकते हो ना कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं ना, यहां लिखा है ना होमोजीनियस मिक्सचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, वी कांट सी द पार्टिकल्स। यहां पे क्या बोला है कि हेट्रोजीनियस क्या होता है कि इनका जो प्रॉपर्टी होता है ना वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, और ये इनके पार्टिकल्स जो है ना ये हमको दिखाई पड़ते हैं। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आ गई। क्लियर? बच्चों, कभी आपने खबरों में, न्यूज में जरूर सुना होगा कि किसी पे एसिड अटैक हुआ है और एसिड अटैक के कारण उनका पूरा चेहरा जल जाता है, पूरा बॉडी जल जाता है। और ये जो एसिड होता है ना ये HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे कुछ एसिड होंगे। बट यही HCl जो है हमारे पेट में भी होता है, फिर भी हमारा पेट क्यों नहीं जलता? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि हमारे पेट में जो एसिड होता है ना ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, जिसमें पानी मिक्स है, ज्यादा पानी मिक्स है। और ये जो अटैक के लिए जो यूज करते हैं, जो डेंजरस चीज है, ये इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, इसमें ज्यादा HCl हो सकता है, ज्यादा अमाउंट, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात आएगी।
और इस लेक्चर में हम लोग यही टर्म्स को समझेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। देखो सॉल्यूट क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिया है शुगर और हमने यहाँ पे लिया है वाटर। तो देखो ये ज्यादा अमाउंट में कौन है, पानी है, तो ये क्या हो गया, ये बन गया है सॉल्वेंट। जिसमें कोई चीज मिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जिसको मिक्स करते हो, जो छोटी अमाउंट की चीज होती है, जैसे यहाँ पे शुगर हो गया, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। जैसे मान लो अगर मैंने नमक पानी मिलाया है, ठीक है, मिक्स किया, तो नमक यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट, छोटा अमाउंट, और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ गई आपको। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट चीजें समझ में आ गई है ना। तो पहले तो यहाँ पे समझना कि ये जो टर्म है, ये क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने लिख रखा है। इसका है यहाँ पे कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, याद आया, होमोजीनियस अभी अभी पढ़ा था हमने, जो जिसमें क्या होता है, जिसमें पार्टिकल टोटली मिक्स हो जाते हैं, हमको दिखाई भी नहीं पड़ता, और हर जगह यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। क्या बोला हुआ था कि देखो, इट इज फॉर्म बाय सॉल्यूट, इट इज फॉर्म व्हेन अ सॉल्यूट इज मिक्स विथ अ सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो हम लोग समझ ही गए हैं कि जिसमें कोई चीज मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो चीज मिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहां पे लिया शुगर एंड वाटर्स, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वाली बात अब समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो कि कॉन्सेंट्रेशन होता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कहां से मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पे अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में हम मिला रहे हैं ना, यही बताता है कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लो मैंने ज्यादा चीनी मिला दिया तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। अगर मैंने कम चीनी मिलाया तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। सेम चीज हम नमक के साथ भी बोल सकते हैं। एनीवे, द राइट प्रोपोर्शन इज ऑलवेज एसेंशियल व्हेन प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं ना तो उसका राइट प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हमारे लिए वेस्टेज हो जाएंगे। जैसे ORS देखो बना हुआ है, तो ORS में क्या होता है कि राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। तो ORS के अंदर होता क्या है, बेसिकली ये एक सॉल्ट और साथ में शुगर होते हैं, जिसको कि क्या करना होता है, पानी में मिक्स करना होता है। और भी है, जैसे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड पता है ना, जो खेतों में हम लोग डालते हैं ताकि उससे कीड़े मर जाए। तो उसमें क्या करते हो कि पेस्टिसाइड थोड़ा सा बॉटल में लाते हैं, उसको हम लोग मिक्स करते हैं किसके साथ, पानी के साथ, फिर स्प्रे कर देते हैं। तो वहां पे भी राइट अमाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर वहां पे हमने पेस्टिसाइड ज्यादा अमाउंट में डाल दिया ना, तो चांसेस ये भी हैं कि प्लांट ही मर जाए, ठीक है, वही जल जाएगा वहां पे। मेडिसिन का भी तो ये बहुत बड़ा रोल है भाई, कि कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट रहा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट रहा तो क्या होगा कि हमको पता चला एक नई बीमारी हो गई। तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन का बहुत जरूरी है कि वो समझ के होना। राइट अमाउंट ऑफ टी पाउडर इन वाटर, है ना, वाटर के अंदर टी पाउडर, जो तुम चाय बना रहे हो तो चाय के अंदर टी पाउडर कितना होना चाहिए, इस बात का भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। तो राइट अमाउंट जो है ना, ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन के ना कुछ टर्म्स हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे एक होता है ना मास बाई मास, मास बाई मास समझते हो, रुको थोड़ा इसको जूम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि लिखा हुआ है कि मास बाई मास परसेंट। तो मास बाई मास परसेंट कैसे निकालते हो जानते हो, यहाँ पे लिखा होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख देना है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखनी है, और इंटू क्या कर देना है, 100। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे 5.1 बोलता है कि देखो, हम अगर मैंने बोला है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, नमक है, 90 ग्राम पानी में। तो अगर पानी 90 ग्राम है, 10 ग्राम सॉल्ट है बेटा, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास। सॉल्यूशन में पता है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 10, ये होता है 100 ग्राम। तो हमको 100 ग्राम क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो यहां पे मैंने लिख दिया देखो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, नीचे लिखा है सॉल्यूट, पता है ना कौन सा था, सॉल्यूट था हमारे पास सॉल्ट, तो ऊपर में 10 लिख देना। तो यहाँ पे क्या आ गया कि 10/100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 10%। कितना बोलेंगे इसको, 10%।
तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, मास बाई मास परसेंट। मास बाई मास परसेंट में दोनों मास में ही दिए रहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास दिया रहेगा। लेकिन अगर मैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट की बात करूं, जैसे ये जो बी है इसके बारे में बात करूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि यहां पे जो मास बाई वॉल्यूम परसेंट है ना, इसमें ऊपर में लिखना है आपको मास, और ऊपर में किसका लिखना होता है, सॉल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना होता है, फिक्स है भाई, इंटू 100 कर लोगे क्योंकि परसेंटेज की बात करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि देखो एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमारे पास है, 5 ग्राम ग्लूकोज है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन है, इस बार डायरेक्टली सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। तो अगर यहाँ पे हमको मास बाई वॉल्यूम परसेंट चाहिए, तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके 5% नहीं निकाल सकते कि 5/100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 5%। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट भी हम लोग को समझ में आती है। अगला है हमारे पास कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या हो गया, दोनों के वॉल्यूम दिए रहेंगे, दोनों कौन, सॉल्यूट और एक जगह सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मत बोल देना, सॉल्यूट और नीचे क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दोनों ml में होने चाहिए, इस बात का ख्याल रख लेना, और इंटू 100 करोगे क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना कि 1 ml ऑफ पेस्टिसाइड इन कितना 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे। पेस्टिसाइड स्प्रे जो है ना ये सॉल्यूशन है बेटा, ये क्या है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, और पेस्टिसाइड तुमने कितना दिया था 1 ml, तो पेस्टिसाइड कम है ना, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट। तो ऊपर में क्या लिखना होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मतलब आप क्या लिखोगे 1 और नीचे क्या लिखोगे 100, इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1%। ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर आपको समझ में आता है तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे होते हैं। हम लोग को क्लास 9th में ना केवल 3 चीज पढ़ाया जाता है कि मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। बोला हुआ है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट, दिख रहा है 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड 270 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, देखो तो सॉल्वेंट दिया हुआ है अपने को 270 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करते हैं भाई, सॉल्यूट और यहां पे क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 ग्राम प्लस 270 ग्राम, ये होता है 300 ग्राम। अब अगर ये मिल गया ना तो हम लोग को क्या चाहिए होता है, हम लोग को बोला है कि कैलकुलेट द मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्ट। तो मास बाई मास परसेंट अगर निकालना है तो आप क्या बोलते हो कि मास ऑफ ऊपर लिखोगे सॉल्यूट और नीचे क्या लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 30 और सॉल्यूशन कितना हो गया 300, और परसेंटेज चाहिए इसलिए इंटू 100 करना होता है। तो 0 0 यहां पे कैंसिल, 3 से कितना हो जाएगा 3 से 10, और 10 से ये हो जाएगा 10 टाइम्स, मतलब क्या आ गया 10%, ठीक है यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है कि 45 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 255 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगेन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 45 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट यहां पे क्या है वाटर है ना, तो ये कितना है 255 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलता है, तो दोनों को ऐड करके, मतलब सॉल्यूट और यहां लिख देते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके। सॉल्यूट कितना है 45, ये कितना है 255, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 300 ग्राम। अब अगर आपको परसेंटेज चाहिए मास बाई मास, तो क्या बोलते थे कि मास ऑफ सॉल्यूट लोगे यहां पे, और यहां पे लोगे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 45 ग्राम था, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300, इनटू क्या करोगे 100, 0 0 यहां से कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, 3 से ये हो जाता है 15 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 15%। ओके, तो इसी तरीके से ना आपको सॉल्व करना है। तो मास बाई मास वाले पे ना मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए।
तो ये क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, या फिर अगर आप लिखना चाहते हो तो रोक के लिखो। फिर आपके पास ये दो क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा, ये तीनों के ना सॉल्व करके मुझे अभी के अभी कमेंट करो, ठीक है। मुझे भी तो पता चले कि मेरे साथ बच्चे कितने कनेक्टेड है यार, कि टीचर ने बोला और फट से सॉल्व करके हम उसको दे रहे हैं। तो ये सॉल्व करके मुझे अभी कमेंट करो, ठीक है। फिर अगर आपने यहां तक सॉल्व करके मुझे कमेंट कर दिया हो, तो अब हम चलते हैं यहां पे कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अब देखो, मास बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे लेना होता था डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते थे 100, यही था फॉर्मूला। अब देखो यहां पे दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। ग्लूकोज क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है, क्योंकि ग्लूकोज कम मात्रा में दी हुई है, तो ये कितना है 8 ग्राम। और देखो और क्या बोला है कि डिजॉल्व टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी अपने को दिया हुआ है कितना, 200 ml। तो यहां पे परसेंटेज अगर निकालनी है, परसेंटेज किस चीज का, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तो क्या बोलेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे होता था डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, मैं 2-3 बार लिख चुका हूं। चलो तो यहां पे भी ना वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 800, यहां पे 200, यहां पे 100, 0 0 कैंसिल, यहां से भी 0 0 कैंसिल, ये हो गया 4। मतलब क्या आ गया, 4% आ गया मास बाई वॉल्यूम परसेंट। जानते हो ये सब जो वैल्यूज लिखी होती है ना कि 4%, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई मास, ये सब कई दवाइयों पे भी लिखा होता है। अब जब भी तुम कोई दवाई, क्रीम, सिरप ये सब लोगे ना, तो वहां पे चेक करना, ये सब लिखा हुआ होता है, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ये सब कुछ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है ना कि अ सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक है 25 ग्राम, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपने को दिया हुआ है कितना, 25 ग्राम। और क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है अपने को 500 ml, ठीक है। ये रहा 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500, और ml में ही चाहिए इसलिए ml लिखा हुआ था। बोलता है कि फाइंड द मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तो लिख देते हैं कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, परसेंटेज में है इसलिए 100। तो यहां पे आ गया 25, यहां पे आ गया 500, और इनटू क्या हो गया 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 से ये कितना बार में 5, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 5% वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया डन। अब अगेन मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, लिखो इसको और सॉल्व करके ना मुझे कमेंट करो इसके आंसर। 8 हो जाएगा, 9 और 10 उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों भी आपसे होमवर्क में हो जाने चाहिए। सॉल्व करते करते चलना, ठीक है, पेंडिंग मत छोड़ो कि यार कि बाद में कर लेंगे, है ना, पहले लेक्चर देख लेता हूं, नहीं, जरूरत नहीं है, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। लेक्चर चलते रहेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेक्चर को खत्म होने में, ओके। तो 9 और 10 आपका होमवर्क में, इसको फटाफट सॉल्व करके मुझे कमेंट करना। अब चलते हैं, मैं चलता हूं मैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट पे। देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या होता है, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट में यहां पे भी वही चीज लिखते हैं कि मास, यहां मास तो बात होगी नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दोनों वॉल्यूम बोला है ना, तो दोनों को वॉल्यूम में ले लेना है। और ऊपर फिक्स है भाई साहब, ऊपर हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट ही लगता है, और नीचे हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन लगता है। तो देखो अब क्या दिया हुआ था यहाँ पे कि 25 ml ऑफ अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ वाटर टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 25 ml है, और सॉल्यूशन कितना बनाना है मुझे, सॉल्यूशन बनानी है मुझे 100 ml। तो चलो इसका भी परसेंटेज निकाल लेते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 25, और अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 है, तो 100 यहां से कट जाएंगे और क्या बचेगा 25%। क्लियर यहां तक।
एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको होमवर्क में दूंगा। बोला है कि एक परफ्यूम है जो कंटेन करता है 15 ml ऑफ फ्रेग्रेंस। एक परफ्यूम में 15 ml क्या है, फ्रेग्रेंस है, और 60 ml क्या है, सॉल्यूशन है पूरा। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पता है ना जो कम मात्रा में होती है, तो ये कितना है 15 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 60 ml। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट अगर निकाला जाए तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 है, ये कितना है 60, यहाँ पे क्या लिखोगे 100। 15 4 जा 60, 4 से यहाँ पे आ गया 25, मतलब 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम किस परसेंटेज हो जाएगा, किसका, फ्रेग्रेंस का। यही इसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, ये तीन क्वेश्चन ना मुझे सॉल्व करके तुरंत अभी कमेंट करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, पॉज एंड पॉन्डर का जो है, जो इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है ना कि अ कॉमन टेलीकॉम पाउडर, टेलीकॉम पाउडर समझते हो ना, जो पाउडर हम लोग शरीर पे लगाते हैं, वो कितना कंटेन करता है, बोलता है 4% मास बाई मास जिंक ऑक्साइड उसके अंदर है। जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये एक सॉल्यूट रहेगा, ओके, क्योंकि ये कम अमाउंट में है। बोलता है कि ये जो टेलीकॉम पाउडर है ना, ये एंटीसेप्टिक है, ओके, कोई मतलब नहीं है अपने को। बोलता है हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टेलीकॉम पाउडर। ठीक है, ये कैलकुलेट हम लोग करते हैं। देखो हम लोग को मास बाई मास परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है। अब देखो यहां पे अपने को क्या दिया हुआ था कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, नहीं, पहले दिया हुआ है कि मास बाई मास परसेंट है 4, सॉल्यूट कितना है नहीं पता, और सॉल्यूशन अपने पास कितना है, मतलब ये जो पूरा का पूरा अपने पास सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मिला के सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम का है। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं 300, और इंटू क्या बोलोगे, इंटू 100, 0 0 यहां से कैंसिल, ये भी कैंसिल, और मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 12 ग्राम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहां पे अपना डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं तुमको फटाफट समझा देता हूं कि देखो आपकी मदर जो है वो क्या कर रही है कि एक बॉटल ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट वाला, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मतलब समझते हो जिसमें पानी मिला के फिर आपको पीना होता है, तो ये लेके आई है, उनको सर्व करना है आपके विजिटिंग फ्रेंड्स के साथ, जो दोस्त आपसे मिलने आए ना उनको सर्व करवानी है। तो उन्होंने बोला है कि देखो क्या करना कि तुम 2 टेबल स्पून ये कॉन्सेंट्रेट लेना, बाकी पानी ले लेना, ठीक है, और सबको सर्व कर लो। और उसने बोल भी रखा है कि इफ इच टेबल स्पून मेजर 15 ml एंड यू टेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, मतलब आपके पास ना सॉल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वो 15 ml है, और हर किसी को सर्व कितना करना है 150 ml। तो जो तुम सर्व करोगे वो तो सॉल्यूशन होगा, पानी वानी सब मिला हुआ रहेगा, तो सॉल्यूशन कितना आ गया 150 ml। अब क्या पूछता है, तो बोलता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, निकाल लेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, ये आ गया 15 बाई 150 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, और ये कितना आ गया 10%। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया, ठीक है, लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन था बट आसान सा सॉल्यूशन है ना, थोड़ा कहानी के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है कि विनेगर जो है वो यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव के लिए, और उसमें एडेड जानते हो क्या होता है कि 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एसिटिक एसिड उसमें होती है। अब बोलता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड 100% एसिटिक एसिड, एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एक एसिटिक एसिड है जिसको कि हमको मिला के पानी में मिला के क्या बनानी है, हमको बनाना है विनेगर, और उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 5%। तो बोलता है कैसे मिलाओगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वी विल टेक 15 ml of acetic acid and 85 ml water, ठीक है,
ये हम लोग लेंगे, मिक्स इट, और मिक्स करने से हमको क्या मिल जाएगा, विनेगर मिल जाएगा। तो बोलता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5% बोला था, 5% बोला है, तो एक काम करना, ये 5% लेना और ये 95 ml ले लेना, ठीक है। तो यहां पे फिर से लिख दूं, देखो क्या बोला मैंने। सो हमने यहां पे लिखा है कि वी विल टेक 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड एंड 95 ml ऑफ वाटर। 5% बोला है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो 5 ml ले लेना एसिटिक एसिड, और 95 ml क्या लोगे, पानी लोगे, और दोनों को अगर तुम मिक्स करोगे ना तो क्या बन जाएगा अपने पास, विनेगर बन जाएगा। तो ये था अपना पॉज एंड पॉन्डर के तीनों क्वेश्चंस, यहां पे हमने सॉल्व कर लिया। यहां पे अपना ये लेक्चर नंबर 2 जो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे के बेसिस पे था, ये यहां पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और अगले टॉपिक के साथ। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ दवाइयों को लेने का तरीका यह होता है कि आप उसको गर्म पानी में पहले डिजॉल्व करो। कभी समझ पाए हो कि गर्म पानी में ही क्यों करना है, ठंडे पानी में भी हो सकता है डिजॉल्व। सो समस्या यहां पे यह है कि जो हर चीज का, जो हर एक सॉल्यूट है ना, उसका जो डिजोल्यूशन होता है ना, उसकी स्पीड अलग अलग होती है, अलग अलग टेम्परेचर पे। इसी के बारे में आज बात करेंगे। हमारा टॉपिक है कि सॉल्युबिलिटी, हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी देखो होता क्या है, तो बोला गया है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला हुआ है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that dissolve in 100 gram of water at a given temperature to form a saturated solution। क्या मतलब हुआ समझते हैं। बोलता है कि जितना ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम पानी में किसी कोई सॉल्यूट को देखते हैं कितना मिक्स हो सकता है। मान लो मिक्स हो गया 50 ग्राम तक, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50। अच्छा ध्यान रखना कि 50 के बाद फिर अब मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि 50 ग्राम मैक्सिमम है जो कि इसके अंदर 100 ग्राम पानी के अंदर कोई चीज डिजॉल्व हो पाया, उसके बाद ये डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब उसके बाद क्या बन गया होगा, वो बन गया होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो देखो इस लाइन को ना एज इट इज आप कॉपी में लिख दो कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो एक ना हम लोग को ग्राफ दिया हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ। ओके, तो यहां पे इस तरफ ना वाई एक्सिस पे देखो दिख रहा होगा ये सॉल्युबिलिटी है, और इधर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। तो देखो सॉल्युबिलिटी कर्व में यहां पे ना बी जो है वो कौन सा है, ब्लू वाला लाइन, ये बी है, और ये वाला क्या है, ए है। अब देखो ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या बोला हुआ है ना कि कंपाउंड बी हैज मोर सॉल्युबिलिटी, ऑब्वियसली बी का ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, इसका ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ए का क्या है कि कम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ कंपाउंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ये भी बढ़ ही रहा है, ये भी बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि द इंक्रीज इज मोर फॉर कंपाउंड बी, बी के लिए ना जो इंक्रीज है, सॉल्युबिलिटी का जो इंक्रीज है टेम्परेचर के चेंज होने से, ये ज्यादा है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन है। अब देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग को क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबिलिटी जो कि ए का सॉल्युबिलिटी देखो जो कि 20 डिग्री पे है, इज ग्रेटर देन सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब ए के बारे में देखना, ठीक है। ए जो है, ए का सॉल्युबिलिटी बताओ कि जो 20 डिग्री पे था, 20 डिग्री पे इतना दूर है, यहां पे है, और एक 60 डिग्री पे है, तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत छोटा सा जंप आया है, तो हम क्या बोलेंगे कि सिमिलर है ना, सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। सेकंड में क्या बोला है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी, बी की जो सॉल्युबिलिटी है ना एट 20 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, 20 डिग्री पे कम है। तो आपसे क्या पूछा था कि सॉल्युबिलिटी जो बी की है 20 डिग्री पे, वो क्या है, लेस है। लेस है किससे, एज कंपेयर टू 60 डिग्री वाले पे, तो हम क्या बोलेंगे कि लेस। थर्ड में क्या बोला है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा बढ़ती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो हम बोलेंगे कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ बी
इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ ए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस थे, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेज। अब देखो ये जो नेचुरल हम लोग को क्रिस्टल ना बहुत सारे फॉर्म में मिलते हैं, जैसे शुगर, रॉक सॉल्ट हम लोग को मिलता है जो पत्थर जैसा दिखता है ना, नमक, वो वाला बात कर रहे हैं हम लोग कि शुगर क्रिस्टल हम लोग को दिखता है, मिश्री बोलते हैं जिसको हम लोग, स्नोफ्लेक्स दिखते हैं, फ्रॉस्ट दिखते हैं, ये सब हम लोग को क्रिस्टल फॉर्म में दिख रहा होता है। लेकिन लेबोरेटरी में हम लोग क्रिस्टल कैसे मिलेगा हम लोग को, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जिस प्रोसेस से हमको क्रिस्टल मिलेगा इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो मेथड होता है जिसमें हम सेपरेट करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं सॉलिड को, इस मेथड को ना हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज में। इस मेथड को हम यूज करते हैं टू सेपरेट द प्योर सॉलिड, और हम लोग प्यूरिफाई भी कर सकते हैं इस चीज को। बोलता है कि इट इज द मेथड यूज टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई सॉलिड्स based on the difference in the solubility of substances at different temperature। समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो हमने क्या किया, हमने मान लो कि एक बीकर लिया, बीकर में हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, बर्नर के नीचे लेके गर्म कर रहे हैं। अब यहां पे मान लो मैंने क्या किया कि ढेर सारा चीज डाल दिया। ये 100 ग्राम हमारे पास क्या था, वाटर था। 100 ग्राम वाटर में मान लो मैंने 300 ग्राम क्या कर दिया, शुगर डाल दिया, ठीक है, 300 ग्राम शुगर हमने डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो ये क्या हो गया, गर्म कर रहा हूं, गर्म करते करते ये पूरा मिक्स हो गया होगा। लेकिन सोचो कि अगर ये 100 ग्राम पानी ठंडा होता ना, तो मान लो 200 ग्राम ही शुगर डिजॉल्व हो पाता। तो अगर इसको वापस ठंडा करूं मैं, समझ लो, इसको वापस हम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 200 ग्राम तो अभी भी इसके अंदर है शुगर, है ना, लेकिन 100 ग्राम जो है ना, जो एक्स्ट्रा इसमें घुल गया था गर्म होने की वजह से, ये यहाँ पे क्रिस्टल जैसा फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं डिजॉल्व होगा। फिर तुम इसको क्या करोगे, इसको सेपरेट आउट कर लोगे ऐसे चम्मच से निकाल के, और इसको क्या करेंगे, इसको एक प्लेट पे रखेंगे, प्लेट पे रखोगे और स्लोली अगर इसको तुम कूल करोगे ना, तो ये बहुत फाइन क्रिस्टल के फॉर्म में बदल जाएगा। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोसेस क्या क्या था। चलो आओ यहां पे डायग्राम में दिखाता हूं। बोलता है कि पहले आपको ना एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है गरम करके। गरम करने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा, ये वही एग्जांपल है कि गरम करके हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 300 ग्राम शुगर इसमें मिक्स कर दिए। फिर क्या हुआ, तो जब हम इसको थोड़ा ठंडा किए, तो जो 100 ग्राम बच गया था शुगर, ये यहाँ पे फिल्टर आउट हमने कर लिया सेकेंड वाले डायग्राम में। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको स्लो डाउन, इसको हम स्लोली जो है ना क्या कर रहा हूं कि कूल कर रहा हूं। जब इसको कूल करोगे तो ये हमको क्रिस्टल के फॉर्म में इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो यही हमारा प्रोसेस था क्रिस्टलाइजेशन का, जिसको हम लैब में कर सकते हैं। बोलता है कि वाई इज दिस अ वेरी गुड वे टू एक्सपेरिमेंट। देखो बहुत अच्छा तरीका इसलिए है एक्सपेरिमेंट करने का ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्लो इवोपोरेट होने देते हैं, धीरे धीरे पानी को उड़ने देते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, इसको बिना डिस्टर्ब किए हम लोग कूल करने लगते हैं। कूल जब करते हैं तो हम लोग को वेल स्ट्रक्चर्ड हम लोग को क्रिस्टल मिलता है। वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब समझते हो ना कि एकदम फाइन स्ट्रक्चर रहेगा। अब क्या बोला हुआ है ना कि यहाँ पे कुछ सेफ्टी आपको बरतने, जैसे वहां पे हमने शुगर नहीं मिलाया था, लैब में जब आप करोगे ना तो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेते हैं। कॉपर सल्फेट थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसको यूज करते करते हम मुंह में उंगली ना ले लें, ठीक है, नहीं तो हमको पॉइजन वाला चीज हो सकता है। और क्या है, बोलता है कि आप इसको किसी बड़े के सुपरविजन में ये चीज करो। और क्या बोलता है कि बिना ग्लव्स लगाए आप इसको मत टच करो, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। तो ये कुछ इसके सेफ्टी मेजर्स हैं जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। अब एक लास्ट बात क्या बोलता है ना कि थिंक एज अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की तरह सोचो। चलो, बोलता है कि इफ अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कूल्ड रैपिडली इन आइस कोल्ड वाटर। बोलता है देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, इसको स्लो डाउन धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन अगर इसको तेजी से स्लो डाउन किया जाए, मतलब आइस के साथ डाल दिया जाए, तो देखोगे ना कि जो क्रिस्टल है ना ये बहुत वेल डिफाइंड नहीं बनेगा, थोड़ा टूटा टूटा सा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसको प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला सेटल डाउन होने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइंटिस्ट की तरह सोचो और उसका एक डिफरेंट आंसर करो। तो ये रहा हमारा यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब देखो एनसीईआरटी में एक कॉलम बना हुआ है कि इंडियन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है इस चीज के बारे में। तो बोलता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट वाज एन एंशिएंट प्रोसेस यूज्ड बाय लोकल कम्युनिटी ऑफ द कोस्टल एरियाज इन इंडिया। बोलता है कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये सॉल्ट का जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था,
ये बहुत पुराना तरीका है। ये जो भी कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे के जो एरियाज हैं इंडिया के, वहां पे ये लोकल कम्युनिटी के द्वारा, कोई बड़े बड़ी इंडस्ट्री नहीं, लोकल कम्युनिटी के द्वारा ये चीज किया जाता था। बोला है कि एक नाम है जो कि है पंगा सॉल्ट वाज ऑब्टेन बाय बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड सी ब्राइन। ब्राइन मतलब होता है सॉल्ट सॉल्यूशन। जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है ना, तो उसको ब्राइन बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जो पंगा सॉल्ट है ना, जो कि ऑब्टेन किया जाता है बॉइलिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सी ब्राइन while the evaporation of sea water produce करकच सॉल्ट। एक सॉल्ट का अगेन एक नाम है करकच सॉल्ट, जो कि कैसे मिलता है हम लोग को, इवेपोरेशन से मिलता है इसका। और सॉल्ट क्रिस्टल जो यहाँ पे मिलता है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, और इसको बहुत रॉ बोला जाता है, बहुत फायदेमंद होता है ये चीज। इसको अलग अलग इंडिया के ऑलमोस्ट हर जगह पे ये चीज मिल जाता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ये इंडियन साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है क्रिस्टलाइजेशन के फील्ड में। अब अगर मान लो कि दो लिक्विड हमारे पास हैं जो टोटली एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, लाइक अल्कोहल एंड वाटर, ये टोटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं मिसेबल लिक्विड्स। अगर सोचो दो मिसेबल लिक्विड आपस में मिक्स हो गए, तो इनको कैसे सेपरेट करोगे? इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें दो मिसेबल लिक्विड को अलग अलग कर दिया जाता है। अब अगला हमारे पास है कि डिस्टिलेशन, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें दो मिसेबल लिक्विड, मिसेबल समझते हो ना, मिसेबल मतलब होता है कि दो ऐसे लिक्विड जो दोनों आपस में इतने भयानक तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि जिनको आप अलग नहीं कर सकते हो आसानी से। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? मिसेबल लिक्विड्स। तो इनको कैसे अलग करेंगे, इस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। अब यहां पे मान लो क्या किया कि हमने एक लिक्विड ले लिया, इसके अंदर है मान लो अल्कोहल और साथ में क्या ले लिया? वाटर। तो ये तो टोटली मिक्स हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे ना कि इसको, अब चूंकि हमको पता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का कितना होता है? तो मान लो 60 डिग्री सेल्सियस होता होगा। अगर मैं इसको गर्म करूं तो सबसे पहले कौन उड़ेगा बताओ? सबसे पहले अल्कोहल उड़ेगा। फिर मैं इसको क्या कर लूंगा? मैं इसको इधर कलेक्ट कर लूंगा, कलेक्ट करके अगर ठंडा करूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा अल्कोहल, और पानी यही रह जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री तक तो मैं गया ही नहीं था। 100 डिग्री जाता तब ना पानी उड़ता वहां से। तो अल्कोहल इस तरीके से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और इसी अलग किया करने वाला जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब देखो कुछ बातें हम लोग को लिखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में भी आपको लिख के बताना होगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि बुक के में कुछ लाइंस दिए हुए हैं। क्या बोला हुआ है कि अ होमोजीनियस मिक्सचर, पहले तो ये समझ जाओ कि ये होमोजीनियस मिक्सचर था, ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर। देख रहे हो, हीटिंग द मिक्सचर जो कि हमने गर्म किया था, अंटिल द लिक्विड विथ द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज। लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है वो वेपराइज हो जाए, यहीं तक गर्म करना है। फिर क्या बोलता है कि द वेपर इज देन कूल्ड टर्न बैक टू द लिक्विड। जब वेपर को वापस ठंडा करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। यही बात को मैंने यहां पे डायग्राम वाइज करके समझाया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। ध्यान रखने वाली बात क्या है ना कि दोनों लिक्विड में के बॉइलिंग पॉइंट में ना कम से कम डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तो क्या मैंने जो एग्जांपल लिया वो सफिशिएंट था? हाँ, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें तो 40 डिग्री का डिफरेंस था। तो उन्होंने क्या बोला था कि कम से कम डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस का। तभी आप ये डिस्टिलेशन प्रोसेस वहां पे यूज कर पाओगे। अब मैं आपको इसका लैब सेटअप दिखाता हूं कि कैसे यहां पे किया हुआ है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, इस लैब सेटअप में ना, यहां पे आप क्या ले लिए थे? यहां पे आपने ले लिया है एसीटोन और साथ में वाटर ले लिया, ठीक है। अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, मतलब कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, बर्नर से आपने गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद ना, आप गर्म करते समय ध्यान भी रखना है कि भाई हम उतना ही गर्म करेंगे जिसमें खाली एसीटोन उड़े, पानी ना उड़ के चला जाए, इवोपोरेट ना हो जाए वहां पे। जब एसीटोन यहां से उड़ के इधर गया ना, तो इसको एक पाइप से ले जाके यहाँ पे कूल कर किया। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो वाटर इनलेट है ये सबसे कूल किया गया है, और कूल करके वापस एक बीकर में ले आया गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने को? एसीटोन मिल गया, और पानी कहाँ बचा रह जाएगा? यहाँ पे बचा रह जाएगा। तो यही प्रोसेस यूज किया जाता है दो मिसेबल लिक्विड को अलग करने का। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, कि 25 डिग्री का कम से कम डिफरेंस तो होना चाहिए। अब यहाँ पे यही चीज मैंने लिख रखा है कि द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर सफिशिएंटली बाय 56, मतलब एसीटोन का 56 होता है और वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? डिफरेंस हो गया 44 डिग्री का, और हमको तो मिनिमम 25 चाहिए था।
तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना डेस्टिलेशन प्रोसेस। डेस्टिलेशन प्रोसेस से आपने दो मिसेबल लिक्विड्स को अलग अलग कर लिया। अब यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको जानना बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के, कि इंडियन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के अंदर ना यूपी का एक गांव है जिसका नाम है कनौज। कनौज में बहुत सारे ना फ्रेगनेंस की जो फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं, और ये जो फ्रेगनेंस निकालते हैं ना, इसमें बड़े कमाल का फ्रेगनेंस होता है, जिसमें कि एक फ्रेगनेंस का नाम है मिट्टी का इत्तर। वो जो पहली बारिश होती है तो वो जो खुशबू आती है ना आपको, अर्थ की जो खुशबू होती है, ये बहुत लोग परफ्यूम में पसंद करते हैं। तो इसको बोला जाता है कि मिट्टी का इत्तर, वहां का नाम है ये, जिसको कि बनाया जाता है एक स्पेशल प्रोसेस से, जिसका नाम देखो यहां पे लिखा हुआ है, कहां गया, ये रहा, इसका नाम है देग बफ्का। ये हिंदी नेम है, हो सकता है मैं सही प्रोनाउंसिएशन नहीं भी कर रहा हूं, बट कोई नहीं यार, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहां पे क्या होता है ना, इंडिया और इंडिया के बाहर भी सप्लाई किए जाते हैं फ्रेगनेंस, बहुत सारे फ्रेगनेंस, जैसे कि एक तो आपने देख लिया कि मिट्टी का इत्तर, दूसरा है कि फूल से, फल से, सारे फ्रेगनेंस को डिटैच किया जाता है, अलग किया जाता है, और सब में ना यही प्रोसेस यूज होता है, डेस्टिलेशन वाला प्रोसेस। तो जिनको भी परफ्यूम का बिजनेस करना होता है ना, वो इस प्लेस को, यूपी का ये प्लेस जो है, जो कनौज है, ये सब जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये इंडियन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था। अब है रेडी टू गो बियॉन्ड। थोड़ा सा दूर जाके सोचो भाई, दूर जाके मतलब चल के मत चल जाना, थोड़ा सा थिंकिंग वाइज आगे जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है ना, कि जो पेट्रोलियम, आपने सुना है ना कि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई। क्रूड ऑयल क्या होता है, जो अर्थ से निकाला जाता है, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल को डायरेक्टली थोड़ी आप गाड़ी में डाल देते हैं, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उससे कई चीजें निकलती हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस निकलता है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलते हैं, डीजल निकलता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, ऐसी कई चीजें मिलती है। बट ये मिलता कैसे है? तो आप क्या करते हो ना, आप एक टावर जैसा यहाँ पे बना होता है, और हर जगह ऐसे कलेक्ट करने के लिए ना कुछ कुछ चीजें बनी हुई होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं ना, थोड़ा नीचे दिखाता हूँ, कि क्रूड ऑयल को जैसे ही मैं गर्म करता हूँ, पहले तो यहाँ से क्या हुआ, क्रूड ऑयल को आपने दे दिया, अब यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ से गर्म किया, इसको गर्म करने के बाद ना यहाँ पे हर एक टाइप की चीज, क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये बहुत सारी चीजें हैं, और सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो जैसे मैंने गर्म किया, तो जो सबसे पहले उड़ सकता था ना, वो उड़ के अलग जगह मैंने कलेक्ट कर लिया, इसको हमने बोल दिया पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी होता है। सेकेंड देखो, मैंने यहां पे दे दिया कि मान लो वो उड़ा, लेकिन वो बहुत ऊपर तक वेपर नहीं जा पाएगा, वो यहीं से बाहर निकल जाएगा, यहीं पे कलेक्ट हो जाएगा, तो ये बन गया पेट्रोल यहाँ पे। तो इस तरीके से सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं। अब चूंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है ना, तो हम इसको अलग अलग तरीके से कलेक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो और इससे हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। ये जो फ्रैक्शनल टावर दिख रहा है, ये जो बना हुआ है ना इस तरीके से, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल टावर। तो फ्रैक्शनल टावर में फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन के थ्रू हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, और इसी तरीके से ना क्रूड ऑयल से हम लोग कई चीजें यहां से बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसा होता है, ठीक है, जहां भी क्रूड ऑयल बनता है वहां पे ये सारी चीजें बनती हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का ही ये सब प्रोडक्ट है। तो यहां तक बात समझ में आ गई? बच्चों, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप पेपर पे कुछ लिखे हो और उस पर एक ड्रॉप पानी गिर जाए ना, तो वो जो पेपर का जो कलर है ना, वो अलग अलग वहां पे हो जाता है। मैं समझाता हूं क्या होता है। देखो, अगर मान लो यहां पे तुमने कुछ डॉट लिखा था, तो तुम देखोगे ना कि यहां पे कुछ और कलर बन गया इसके आसपास में, यहां पे कुछ और कलर सा बन गया, यहां पे कुछ और कलर आ गया, यहां पे कुछ और सा कलर बन गया। क्या कभी ऐसा गौर किए हो? अगर नहीं गौर किए हो ना, तो एक एक्टिविटी करके देखना, यहां पे तुमको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ये जो कलर्स को सेपरेट करने का जो तरीका है ना, इसी को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। और ये जानते हो, क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है। क्रोमा मीन्स होता है कलर, और ग्राफी मीन्स होता है लिखना। तो कलर से लिखना को ही क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। बट ये एक मेथड है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिससे कि आप कलर्स को सेपरेट कर सकते हो। तो यहां पे एक्टिविटी क्या करनी है ना, कि आप एक व्हाइट पेपर लेना, व्हाइट पेपर पे एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दो। यहां पे दिख रहा है ये ब्लैक कलर का डॉट, ये अब इसको तुम पानी में हल्का सा डिप करो। पानी में जब तुम डिप करोगे ना, डिप करके बाहर निकाल लेना, ठीक है, और उतना ही डिप करना जहां तक वो इंक आए, यहीं तक पानी होना चाहिए। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो ये तुमने बिकर लिया, यहां पे तुमने एक पेपर ले लिया, पेपर का स्ट्रिप, और यहां पे तुमने एक डॉट लगा दिया, और पानी यहीं तक लेना, ठीक है, यहां तक लोगे ना, या यहीं तक डिप करोगे, तो देखोगे इसके अगल बगल में ना यहाँ पे कलर बनने लग जाएंगे, थोड़े अलग अलग कलर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर था ना, उसके अंदर बहुत और भी कलर मिक्स थे, तब वो ब्लैक बना है, और वो कलर अलग अलग हो रहे हैं। अब जानते हो ये कलर अलग अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर कलर का ना एक अपना स्पीड है, मतलब
जो हर कलर एक सॉल्वेंट है, राइट। अब ये सॉल्वेंट जो है ना, जैसे पानी में जाएगा ना तो इसकी स्पीड अलग अलग होगी, कि मतलब मान लो कि ऐसा हो कि रेड कलर का स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा दूर पे जाके खड़ा हो जाएगा, यहां जाके बैठ जाएगा। मान लो ग्रीन कलर का स्पीड कम है तो ये यहीं पे रह जाएगा। तो इस तरीके से तुम देखोगे ना कि कलर वहां पे सेपरेट हो गया है, और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये एक्टिविटी का यहाँ पे डायग्राम बना दिया मैंने, और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हूं कि इंक जो है वो सेपरेट हो जाता है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो हमारे पास पॉज एंड पॉन्डर में कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस हम लोग भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है ना कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो इसको करेक्ट करो। बोलता है कि सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। देखो इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, तो ये बात तो ट्रू है। ठीक है, तो मैं यहां पे ट्रू लिख देता हूं। सेकंड में क्या बोला हुआ है कि डिस्टिलेशन कैन बी डन, कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ distillation can be used for separation of two liquid even when these have the same boiling point। डिस्टिलेशन के लिए ना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का होना जरूरी है, तो यहां पे फॉल्स लिख देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये गलत है। ठीक है, फॉल्स है तो इसको सही कैसे करोगे, तो हम बोलेंगे कि हैव सेम नहीं होना चाहिए, सेम ना लिख के हम बोलेंगे डिफरेंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, और एटलीस्ट डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट। याद है हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि देखो ये जो है ना, यहाँ पे बीकर लिया, यहाँ पे हमने पेपर स्ट्रिप लिया और यहीं तक पानी भरने के लिए बोला था, इसके ऊपर नहीं। बट ये तो बोल रहे हैं कि ऊपर भरना है हम लोग को पानी। लेवल यहाँ पे लिखा है ना, द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो हम बोलेंगे नो, फॉल्स हो गया ये। यहां पे क्या लिख दोगे, फॉल्स। और सही क्या होना चाहिए था कि हम बोलेंगे कि एट द, है ना, अब नहीं, यहां पे बोलेंगे अप टू द, या फिर ठीक है, ओके, अप टू द सैंपल स्पॉट। अगला क्या बोला हुआ है कि इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेस। अरे इवेपोरेशन क्या होता था, जिसमें हम क्या करते थे, इवेपोरेट कर देते थे, उड़ा देते थे। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता था कि हम उसको कूल डाउन करते थे ठंडा होने के लिए। तो ये बात भैया गलत है, ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और फॉल्स है तो यहां पे रीजन क्या बताओगे कि इवेपोरेशन में क्या होता था कि वाटर गेट इवेपोरेटेड, खाली वाटर ही नहीं, जो भी सॉल्वेंट है ना वो सब। और क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता था, क्रिस्टलाइजेशन में कूल डाउन किया जाता था, कूल डाउन। ठीक है, कूल डाउन करके हम लोग क्या करते थे, क्रिस्टल बना लेते थे। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मान लो आपसे तेल और पानी दोनों मिक्स हो गए हैं गलती से, और ये तेल मान लो हमने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, तो क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो? इसी सेपरेशन को हम लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं। यहां पे टॉपिक का नाम है कि हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको याद है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ करता था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो कि मिक्स ही नहीं होते हैं प्रॉपर्ली। मतलब क्या हुआ, लाइक वाटर और मैंने क्या ले लिया, मस्टर्ड ऑयल ले लिया। अगर तुम इसको मिक्स करोगे ना, अगर खूब घुमा भी दोगे चम्मच से ना, तो क्या देखोगे कि थोड़ी देर के बाद तेल जो है ना वो ऊपर आके रह गया और पानी नीचे बैठ गया। तो इसकी प्रॉपर्टी हर जगह क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को वाला जो कंपोनेंट है, दो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल मतलब क्या होता है, दोनों जो मिक्स नहीं हो। तो इनको कैसे सेपरेट करोगे, तो देखो उनके लिए ना उन्होंने एक क्या बना लिया, यहां पे वो मिक्सचर को ले लिया है उन्होंने ऊपर वाले टावर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, एक धीरे धीरे यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप ना हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि देखोगे कि पानी यहाँ पे जमा हो गया और तेल ऊपर ही रह गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को ना सेपरेट कर सकते हैं। बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कि दोनों आ रहे होंगे, मतलब थोड़ा पानी और थोड़ा तेल आ रहा होगा, तो बोलता है उसको आप क्या करो, अलग से छान लो और उसको क्या करो, उसको डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, ठीक है, क्योंकि उसमें तो दोनों लेयर थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तुम देखोगे ना तो पानी ही खाली आ रहा होगा, और बीच में ये जब पार्ट आएगा तो दोनों मिक्स होके आएंगे, जिसको तुम हटा दोगे, और लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास ऑयल बच जाएगा।
तो इस तरीके से आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो सेपरेशन का अगला जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन समझते हो क्या होता है? कि मान लो हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने आप क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, लिक्विड में बना ही नहीं, वो सॉलिड से सीधा क्या हो गया, गैस बदल गया। अब ये कौन है? तो कपूर होता है। कपूर समझते हो ना, जिसको हम लोग कैम्फोर बोलते हैं, ठीक है? या फिर नैप्थलीन बॉल जो कपड़ों में रखा जाता है, देखे हुए व्हाइट कलर का रहता है। तो ये सब क्या होते हैं, कभी भी ना ये लिक्विड नहीं बनते, ये सॉलिड से सीधा क्या हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सोचो कि मैंने एक बालू और कपूर का, कैम्फोर का मैंने मिक्सचर ले लिया क्रश करके उसको, तो आप देखोगे कि क्या हो जाएगा ना, कपूर अपने आप उड़ जाएगा। अगर अपने आप नहीं उड़ रहा है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे बर्नर जला दो, थोड़ा सा हीट दे दो, तुम देखोगे कि इसके वॉल पे ना कपूर आके चिपक गया होगा, ठीक है? तो ये अलग हो जाएगा और बालू क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर आप उसके वॉल से छुड़ा के निकाल लो, तो आपको कपूर अलग हो गया और बालू तो हमको चाहिए नहीं था। तो ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ना, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब्लिमेशन टर्म समझ में आ गया और ये जो प्रोसेस है ये भी आपको समझ में आ गया। तो आप मुझे बताना कमेंट में कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको आप जानते हो जो कि सब्लिमेशन करते हैं, मतलब सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कि जो मड वाटर होता है उसमें कुछ पार्टिकल तो सेटल डाउन नीचे हो जाते हैं, फिर कुछ पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से ये वहां से निकल जाएगा, लेकिन अभी भी ना तुमको दिखाई देगा कि वो क्लीन वाटर नहीं मिला आपको। ये जो क्लीन वाटर नहीं मिला है उसका वजह क्या है कि वहां पे कुछ सस्पेंडेड, कुछ लटके हुए पार्टिकल्स हैं, ठीक है? लटके हुए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो नीचे भी सेटल नहीं हो रहे हैं और ये उसके साथ प्रॉपरली मिक्स भी नहीं हो रहे हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं, सस्पेंशंस बोलते हैं, ठीक है? अब ये सस्पेंशंस जो है ना, ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं। किससे? तो जो लार्जर पार्टिकल जो था, जो कि विजिबल हुआ करता था आंख से, उससे तो छोटे होते हैं। इस वजह से वो पार्टिकल सेपरेटली हमको दिखते नहीं है, बट वो सब मिला के ना हमको दिखता है कि यार पानी साफ नहीं है। इसको अलग करने का क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे जो पार्टिकल हैं जिनको आप अलग नहीं कर पाए हो ना, इन सब को अलग करने का एक तरीका होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो तुमने देखा होगा कभी सीरियल्स में या मूवीज में, यशोदा मैया जो कृष्ण की माँ थी, वो क्या करती थी, वो ना ऐसे ऐसे महते रहती थी, ठीक है? दूध को ऐसे से मक्खन, दूध से मक्खन निकाल रही होती थी। ये मक्खन निकालने वाला जो तरीका था ना, तो जिसको गोल गोल ऐसे रस्सी से बांध के खींचना होता था, बेसिकली गोल गोल घुमाने की वजह से क्या होता था ना कि इसके अंदर, दूध के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हुआ करते थे ना यहाँ पे, ये सब इसके दीवार में जाके ऐसे चिपक जाते थे। अब इनको क्या करना होता था, इसको हाथ से ऐसे करके बाहर निकाल लोगे, तो इस तरीके से क्या हो जाता था, मक्खन अलग हो जाता था। और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो, अब इतना सब कोई तो करेगा नहीं यहाँ पे कि भाई उसको लेके इस तरीके से, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए मशीन्स बन के आ गए। अब मशीन क्या करता है, ये गोल गोल उसको घुमा देता है। गोल गोल घुमाने की वजह से क्या होता है ना कि दूध से जो मक्खन है ना वो अलग हो सकते हैं। अब ये दूध और मक्खन वाला एग्जाम्पल मैं आपको बार बार क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये भी एक सस्पेंशन है। जैसे मडी वाटर जो था, जिसको तुमने सारे कोशिश कर लिया लेकिन वो मड अलग नहीं हो रहा है, इसको भी हम लोग यहां से ना अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें यहां पे क्या लिख रखा है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच मिक्सचर इज स्पिन एट हाई स्पीड। जिसको मिक्सचर को क्या किया, हाई स्पीड में मूव कराएंगे। जो हेवियर पार्टिकल होगा ना, वो क्या करेगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में सेटल डाउन हो जाएगा उसके दीवार पे जाके, जो हम लोग अभी देख रहे थे। एंड वाइल द लाइटर लिक्विड रिमेन एट द टॉप, जो लाइटर लिक्विड है वो वहीं पे रह जाएगा और यही सब बातें होंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। आप चाहो तो इन सबको लिख सकते हो वहां पे। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, ये खाली दूध और मक्खन को अलग करने का तरीका नहीं है। ब्लड रिपोर्ट जो आता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें भी ना इन्हीं चीजों को यूज करके उससे आरबीसी, प्लाज्मा, ब्लड सेल होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, इन सबको अलग किया जाता है ब्लड से, ठीक है? और ब्लड बैंक में भी ना ये चीज किया जाता है कि ब्लड बैंक में भी जब आप देखोगे तो वहां पे ब्लड सीधा सीधा नहीं स्टोर किया जाता है, उसके प्लाज्मा अलग किए जाते हैं, आरबीसी अलग किया जाता है, डब्ल्यूबीसी अलग किया जाता है। और ये अलग करने का जो तरीका होता है ना, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, इसको तो हम लोग मशीन से करते हैं, बट एक हमारे पास खिलौने जैसा पेपर फ्यूजी बोला जाता है इस मशीन को। पेपर फ्यूजी से भी हम लोग हाथ से इसको घुमा के और हाथ से ही हाई स्पीड में घुमा के यहाँ पे हम कुछ कुछ काम का चीज कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया है गोल सा। अब कार्डबोर्ड के ऊपर ना हम यहाँ पे ब्लड का एक सैंपल ले लेंगे, किसी ब्लड सैंपल टेप पे, और हम उसको वहां पे क्या करेंगे, चीजों को सेपरेट करेंगे।
और ये मेथड बहुत काम का होता है बहुत सारे डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे मलेरिया में भी हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को लेते हैं और ब्लड सैंपल से कुछ अलग सी चीजें हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे आरबीसी निकाल लिया या प्लाज्मा उसका निकाल लिया, और उससे हम डिटेक्ट कर पाए कि देखो इसकी डेंसिटी कितनी है या फिर इसमें और क्या क्या चीजें मिक्स हो गई हैं। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन को मलेरिया है या नहीं है, या फिर और भी डिजीजेज को लेके। तो पेपर फ्यूजी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये एक खिलौने का टॉय से इंस्पायर्ड है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड को गोल गोल घुमाएंगे, वहां पे चीजें सेंट्रीफ्यूगेशन जैसा वर्क करेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना यहां पे खत्म हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कोगुलेशन। अब देखो ये जो अगला सेपरेशन टेक्निक है इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। तुमने सुना है कि फिटकरी से पानी साफ हो जाती है, यही बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये जो फिटकरी है ना, इसको हम एलम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एलम अगर तुम पानी मडी वाटर के अंदर डालोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मडी वाटर ले लिया, मडी वाटर के अंदर अगर तुम एलम डाल दोगे, फिटकरी डाल दोगे, तो ये फिटकरी क्या करेगा ना, ये एक कोगुलेंट बन जाता है। कोगुलेंट मतलब क्या होता है ना कि इसके पार्टिकल्स, फिटकरी के पार्टिकल्स मड को ना आपस में चिपका के, मड वाले पार्टिकल को चिपका के भारी बना देते हैं। और जब ये भारी बन जाएगा तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये जब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो हम लोग इसको आसानी से ना केयरफुली यहां से वाटर को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो फिटकरी है ये क्या बन गया, ये कोगुलेंट बन गया। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। क्लियर। तो कोगुलेशन ये चीज है। अच्छा, दूध में भी आपने सुना है ना कि दूध को फाड़ के हम लोग पनीर बना लेते हैं। तो मिल्क में जो विनेगर डालते हो ना, विनेगर के पार्टिकल भी यही काम करते हैं। विनेगर के पार्टिकल क्या करता है कि यहाँ पे सारे मिल्क के अंदर जो फैट्स हैं उन सबको एक जगह चिपका लिया। तो ये सब क्या हो गया, ये एक क्लस्टर बन गया। क्लस्टर भारी हो गए तो ये नीचे सेटल डाउन हो गए, और ऊपर में जो उसका लिक्विड वाला पोर्शन है जो कि पानी होगा, ये क्या हो गया, ये ऊपर में तैर रहा है। तो इसको आप क्या करते हो, सेपरेट आउट कर लेते हो, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास पनीर हमारे पास बच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस कोगुलेशन का। तो कोगुलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं कि जो सस्पेंशन है ना, इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, तुमने ब्लड से उसके कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट को तुमने अलग तो कर लिया, बट अभी भी ब्लड के साथ जो आरबीसी मिक्स है, क्या तुम उसको नेकेड आई से देख सकते हो? आंसर इज नो, नहीं देख सकते। तो ये अब सस्पेंशन भी नहीं रहा और ये सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन याद है ना, जिसमें कि वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और हर जगह पे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रहती है। तो ये भी नहीं है और ये सस्पेंशन भी नहीं है। तो ये क्या चीज है, तो ये कहलाता है कोलॉइड। अब ये कोलॉइड क्या होता है ना, इसके बारे में समझना। द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड आर कॉल्ड डिस्पर्सल फेज या फिर डिस्पर्सल मीडियम। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल फेज या फिर डिस्पर्सल मीडियम बोलते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ डिस्पर्सल पार्टिकल इन द कोलॉइडल फॉर्म ऑफ डिस्पर्सल फेज, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो सस्पेंशन थे ना, ये तो साइज में थोड़े बड़े भी थे, बट कोलाइड्स जो होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन के जस्ट नीचे आएंगे, मतलब ये लगभग ट्रू सॉल्यूशन जैसा दिखाई देगा। अब ये हमको कैसे पता चलेगा ना, इस पार्टिकल को हम कैसे समझ पाएंगे कि हमको दिख तो नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है ये पार्टिकल? इसके लिए हम एक टर्म समझेंगे जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल स्टेडियम का जो लाइट है, वो लाइट हमको ऐसे करके ना दिखता है कि पानी जैसा है, सब पानी जैसा नहीं दिखता है, मतलब दिखता है कि लाइट का एक मोटा सा बीम आ रहा है। ये बीम क्यों दिखता है आपको पता है? बीम इसलिए दिखता है क्योंकि यहां पे भी ना कुछ पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड है, सस्पेंशन नहीं है ये कुछ लटके हुए पार्टिकल तो हैं जिनको हम कोलॉइड्स बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू, इन्हीं पार्टिकल्स के थ्रू लाइट स्कैटर हो रही है, और यही स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं, टिंडल बोलते हैं। तो टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे ये टिंडल इफेक्ट बोला गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये टिंडल समझ में आ गया। जैसे आप अंधेरे रूम में भी देखोगे कि लाइट, अगर एक बीम ऑफ लाइट आ रही है ना, तो आपको विजिबल हो जाता है वो रास्ता। वो विजिबल क्यों होता है? क्योंकि उस रूम में ना बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल है, लटके हुए पार्टिकल है। सस्पेंशन तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोलॉइड्स, जिसको आप बहुत आसानी से अलग नहीं कर सकते हो। बस आप समझ सकते हो कि भाई पार्टिकल तो है, और वो पार्टिकल हमको टिंडल इफेक्ट के थ्रू दिखता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको सारे के सारे जो वीडियोज है ना उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। आपको पता है कि मैं इस चैनल पे पूरा का पूरा 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसके एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू।